क्या आप भी पैनिक करते हैं जब आपका बच्चा रात को 2 बजे रोता है हाई फीवर में कि वो अचानक से क्यों रोने लगा है, रोना बंद तो नहीं हो रहा है? तो आपके इसी क्वेश्चंस को आज आंसर करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर योगेंद्र धाकड़, जो पीडियाट्रिशियन है एंड आपकी पेरेंटिंग और बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग लाइफ। ये एपिसोड चिल्ड्रन हेल्थ केयर और डाउन सिंड्रोम के ऊपर होने वाला है। So stay tuned and watch all the questions that you may have and you Google it to answer that. Welcome to our third episode, sir. It's our pleasure to have you here. Thank you for calling. सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जर्नी की। आपने पीडियाट्रिशियन ही क्यों चूज किया? क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फील्ड है जहाँ पे आपके पेशेंट आपको बता नहीं सकते वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक्चुअली पेडियाट्रिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बच्चे के ऊपर जो भी हम करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, इसका लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होता है और एक बहुत ही वाइड वेरिएशन होता है। बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक का इसमें रेंजेस होती है। और एक और रीजन है, मेरी वाइफ ने गायनेक लिया था तो मुझे पेडियाट्रिशियन लेना ही था। आजकल पेरेंटिंग ज्यादा डिफिकल्ट है या इजी हो गई? क्योंकि गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बट हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट ना हो। कुछ डिफिकल्ट भी हुई है, कुछ इजी भी हुई है। इजी ऐसे हुई कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन काफी है, हर चीज की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप पेरेंटिंग टिप्स दे सकते हैं, किसी चीज की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप इजीली मिल जाएगा। डिफिकल्ट ऐसे हुआ है कि ओवरलोड जो होता है, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड से और ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। उससे पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सही। एक ही चीज के लिए 10 एडवाइस आपको मिल जाएगी, तो उससे कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो गूगल की इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करना चाहिए? नहीं, इनफैक्ट आपको जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, जिस फील्ड का एक्सपर्ट है, जैसे पीडियाट्रिक के लिए पेडियाट्रिशियन से ही आपको कंसल्ट करना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनमें से कौन सी फैक्ट वाली है, कौन सी ऑथेंटिक है, ये पता करना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके। पेरेंट्स को आजकल ये नहीं पता होता कि कौन से कब फीवर में डॉक्टर के पास लाना चाहिए और कब घर पे ट्रीटमेंट देना चाहिए। कोई भी फीवर अगर लगातार हाई ग्रेड फीवर हो, दूसरा अगर फीवर लास्ट 2-3 डेज से कंटिन्यूस फीवर हो तो दिखाना चाहिए। माइल्ड फीवर घर पे ट्रीट कर सकते हैं, और फीवर के साथ अगर रेशेस हैं, फीवर के साथ अगर कन्वर्जन हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना है। ओके। अभी बात करते हैं वैक्सीनेशन की। तो क्या इंडिया में वैक्सीनेशन सेफ है? और अभी काफी डिबेट भी चल रही है ओवर वैक्सीनेशन के ऊपर, तो आपका क्या कहना है उस बारे में? वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल ऑथेंटिक है। बहुत ही लंबे ट्रायल के बाद, काफी सालों का ट्रायल होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद वो वैक्सीन मार्केट में आती है। WHO, CDC, एम्स ये सब उसको अप्रूव करते हैं। ओवर वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं। इवन इंडिया में तो अंडर वैक्सीनेशन है। बाहर की जो कंट्रीज है वहां पे, जैसे फॉर एग्जांपल HPV वैक्सीन हमारे पास अब आई है। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री 2009 से इसको दे रखा है अपने शेड्यूल में, और अगले 2 या 4 साल में वो HPV कैंसर को पूरा खत्म करने वाले हैं। तो हम अंडर वैक्सीनेटेड हैं, ओवर वैक्सीनेटेड नहीं है। ये एंटीबायोटिक सेफ होते हैं? एंटीबायोटिक्स जब उसका इंडिकेशन होता है, जब जरूरत होता है तभी देना चाहिए तो सेफ होता है। अननेसेसरी यूज का सेफ नहीं होता है। इससे एंटीबायोटिक के ओवर यूज से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। बच्चा हमारा जो गट का जो फ्लोरा है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इवन इससे रेजिस्टेंस डेवलप होने की वजह से जब बाद में हमें कभी जरूरत पड़ेगा बच्चे को, जब एक्चुअल नीड होगा एंटीबायोटिक का, उस वक्त वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। तो एंटीबायोटिक्स जब डॉक्टर बताए या इंडिकेशन हो, जब जरूरत हो तभी देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। अच्छा, बच्चों के लिए सेफ नहीं होती है वो सिर्फ जरूरत होने पे, जब उसका प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर को लगता है। कुछ कंडीशन होती है उसमें, जैसे फीवर, हाई ग्रेड फीवर है काफी दिनों से, फीवर के साथ वोमिटिंग हो रहा है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, उसको डिसेंट्री हो गया, फॉर एग्जांपल डिसेंट्री हो गया, या उसको इन्फेक्शन है, सीरियस वाला इन्फेक्शन है, निमोनिया है, सीवियर निमोनिया है, ऐसी कंडीशन में एंटीबायोटिक देते हैं। अदरवाइज वायरल इन्फेक्शन में, कफ कोल्ड में, वायरल इन्फेक्शन में इसमें एंटीबायोटिक नहीं देते। वायरल होता है वो। दूसरा जो डायरिया है, ज्यादातर डायरिया जो होता है वो वायरल होता है, तो उसमें एंटीबायोटिक नहीं देना है। फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क, उस पे भी काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत सारी डिबेट भी होती है। क्या वो सेफ है फॉर्मूला मिल्क बच्चों के लिए? नहीं, बेस्ट का अगर पूछे तो किसी भी समय, किसी भी टाइम ब्रेस्ट मिल्क इज द बेस्ट। उसका कोई ऑप्शन नहीं है, उसका कोई वो कंट्रोवर्सी नहीं है। इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि बेस्ट कौन सा है, तो बेस्ट तो मदर मिल्क है। इसके काफी बेनिफिट्स हैं। या इसमें हमारे पास एंटीबॉडी मिलती है, मदर से जो एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है बच्चे को, वो मिल जाएगी आपको। इम्यूनिटी मिल जाएगी आपको। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इसमें DHA रहता है, एक मोलिक्यूल होता है, वो आपका ब्रेन डेवलपमेंट कराता है। इससे इन्फेक्शन से लड़ने की मिलेगी आपको पावर। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हेल्दी मदर से ट्रांसफर होती है। तो ब्रेस्ट मिल्क तो बेस्ट है, पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, सपोज मदर नहीं कर पा रही फीड, या मदर को दूध नहीं आ रहा है, या उसको ब्रेस्ट एब्सेस हो गया है, या बेबी को गैलेक्टोसेमिया कंडीशन होती है, इसमें वो दूध पचा नहीं पाता है। कुछ कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशंस है, उसमें अगर हमारे पास मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो हम फार्मूला फिट को ऑप्ट कर सकते हैं। ये उसका ऑप्शन है। बेस्ट तो मदर मिल्क है, लेकिन कुछ कंडीशन में आप दे सकते हैं अगर आप उसको बेटर सेफ हाइजीन प्रैक्टिस साथ ले। तो जैसे आपको इसमें वाटर मिलाना पड़ेगा, तो पानी बिल्कुल साफ होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, बराबर क्वांटिटी होनी चाहिए। 30 ml एक स्कूप में लेते हैं, तो उसका ओवर डाइल्यूशन और अंडर डाइल्यूशन दोनों नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो आप यूटेंसिल यूज करेंगे,
जैसे कटोरी स्पून करेंगे वो हाइजीन होना चाहिए, हैंड वॉश होना चाहिए। अगर आप हाइजीन तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको बनाते हैं तो वो सेफ है। इंस्टेड ऑफ गाय और बकरी का जो दूध पिलाते हैं उसके बजाय तो फार्मूला फिट मदर मिल्क के बाद बेस्ट अल्टरनेटिव है। ओके, कब से देना चाहिए फॉर्मूला मिल्क? नहीं, वो अगेन फिर मैं ये बोलूंगा कि ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। फार्मूला मिल्क नहीं अवेलेबल है तो ही दे सकते हैं। ओके, और लेस देन 6 मंथ में हम देते हैं मदर मिल्क, एक्सक्लूसिवली मदर मिल्क। जो भी बच्चा 0 से लेकर 6 मंथ है हमें सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। उसके बाद हम खाना चालू करते हैं और दूध चालू करते हैं। अगर हमारे पास मदर मिल्क अवेलेबल नहीं है तो हम फार्मूला फिट दे सकते हैं। एक ये भी कंट्रोवर्सी है कि ज्यादा क्लीनलीनेस बच्चों को वीक करती है। बड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर मिट्टी में खेलेगा तो ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, तो वो कितना सही है और कितना इसका एक्चुअली बैलेंस देखना पड़ेगा। ओवर क्लीननेस भी अच्छा नहीं है और ज्यादा गंदा रहना भी अच्छा नहीं है। होता क्या है कि छोटे जर्म्स होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, जब हम स्मॉल अमाउंट में उसको एक्सपोज करते हैं, जैसे हम लोग खेलते थे पहले गांव में एक्टिविटी करते हैं, तो छोटा जो स्मॉल अमाउंट एक्सपोजर होता है उससे हमारी इम्यूनिटी ट्रिगर होती है। उससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी बनाना चालू करती है। तो उससे हमारे एज से वो एक्सपोजर होना चाहिए? नहीं, एक्सपोजर जब भी बच्चा जैसे जब भी चलने लगे बच्चा 1 साल के बाद आप एक्सपोज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट एक स्मॉल अमाउंट में क्लीन एनवायरनमेंट में। तो ओवर क्लीननेस भी अच्छा नहीं है और डर्टी एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए ओवर क्लीननेस के लिए इसलिए बोलते हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर होता रहेगा तो हमारी एंटीबॉडी बनती रहेगी। उससे जब हमारा एक्चुअल में जब इन्फेक्शन कभी होगा तो हम उससे लड़ पाएंगे। अगर हमें कभी एक्सपोजर ही नहीं हुआ तो जब एक्चुअल इन्फेक्शन होगा तो वो हमारी बॉडी ओवर रिएक्ट करेगी या उसको डील नहीं कर पाएगी। तो ये ट्रेनिंग होती है हमारी एक तरह से। अच्छा, तो थोड़ा एक्सपोजर होना जरूरी है। इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है अगर थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर, जैसे बच्चा ग्राउंड में खेल रहा है थोड़ा बहुत डस्ट हो रहा है, उसके बाद वहां से आने के बाद आप उसको हैंड वॉश करा लो, उसको क्लीन कर लो, वो ठीक है। हर टाइम उसको सैनिटाइज करना, पूरा क्लीन रखना, वो सही नहीं है। जो जॉइंट फैमिली में बच्चे बड़े होते हैं वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं? जॉइंट फैमिली ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जॉइंट फैमिली के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। वैसे ही न्यूक्लियर फैमिली के कुछ फायदे हैं, नुकसान है, बट थोड़ा सा जॉइंट फैमिली का अपर एज होता है क्योंकि वहाँ पे हमें सपोर्ट ज्यादा मिल जाता है, इमोशनल सब बॉन्डिंग ज्यादा मिल जाती है, सोशल जो हमारा जो भी कल्चर होता है उसका ज्यादा हमें अच्छा ट्रेनिंग मिल जाता है। तो कुछ पार्ट बेनिफिशियल है। पर लेकिन वो अगर न्यूक्लियर फैमिली भी अगर अच्छे से ट्राई करें तो वो भी कर सकते हैं। गॉट इट। आजकल के बच्चे काफी स्मार्ट है, लाइक 1.5 इयर्स एज से ही वो यूट्यूब चलाना सीख जाते हैं। तो मोबाइल फोन कितना सेफ है बच्चों के लिए? मोबाइल फोन इस कम एज में बिल्कुल सेफ नहीं है। अप टू आपको 2 साल तक तो मोबाइल फोन देना ही नहीं चाहिए। स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं होना, 0 टाइम स्क्रीन टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं बस कभी कभी कंपल्सरी मान लो, सपोज हमारे दादा दादी नानी कहीं बाहर है, वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, उतना तक एलो हो सकता है। 2 साल तक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 साल के बाद 5 साल तक, 2 से 5 साल तक 1 आवर तक आप कर सकते हैं अपने गाइडेंस में। 5 साल के बाद 1 से 2 घंटा, वो भी आपकी गाइडेंस में, इसमें एजुकेशनल कंटेंट ज्यादा हो, आप भी साथ में बैठ के देखें, इतना एलो है, बाकी ज्यादा नहीं। स्क्रीन टाइम के क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं बच्चों के लिए? स्क्रीन टाइम आपका जो ब्रेन का डेवलपमेंट फेज है, बच्चे का जो शुरू का 5 साल है उसी वक्त ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो सारा ब्रेन के जो कनेक्शंस डेवलप हो रहे हैं, तो उस समय स्क्रीन टाइम ब्रेन की जो आपका इमेच्योर ब्रेन है उसमें थोड़ा इफेक्ट करेगा। वो ब्रेन के जो कनेक्शन है वो नहीं डेवलप हो पाएंगे। बच्चा एक्टिव जो इंटरेक्शन होता है वो नहीं कर पाता है। इसमें आपका सामने सब कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो आप पैसिव लर्निंग हो रही है, एक्टिव वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, वो इतने फास्ट होते हैं, उसके यूट्यूब के जो कार्टून्स होते हैं इतने कलरफुल होते हैं, इतने कॉन्ट्रास्ट कलर होते हैं, वो इतने फास्ट चलते हैं, बच्चे के जो ब्रेन उतना फास्ट उसको कैच नहीं कर पाते, तो वो उसको लर्न नहीं कर पाता, उसको गेस नहीं कर। जब बच्चों को पढ़ना होता है तो उसको स्लो एक्टिविटी नहीं कर पाता। वो कोई भी फास्ट एक कार्टून है या कोई भी ज्यादा कलर वाला कार्टून है, ये सब अच्छा नहीं लगता बच्चे के लिए। तो ब्रेन डेवलपमेंट का इफेक्ट करता है। ऐसी क्या चेकलिस्ट है पेरेंट्स के लिए जो न्यूबॉर्न बेबी है 24 आवर्स के बाद पेरेंट्स को करना चाहिए? 24 आवर्स जो शुरू के 24 बहुत क्रूशियल होते हैं। सबसे पहले तो बेबी जैसे हुआ है तो सबसे फर्स्ट थिंग जो हमें सुनना या देखना चाहिए, पूछना चाहिए डॉक्टर से, बेबी ने कराया क्या या नहीं कराया। बेबी फर्स्ट कराए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेबी ने कराया किया इसका मतलब आपका बच्चा अच्छा है। दूसरा, कितना क्राई नॉर्मल है? क्राई मतलब होते से बच्चा क्राई करे, रोए बस, एक आपको साउंड सुनाई दे, और अगर वो चुप नहीं हो रहा, नहीं रोया, वो चलेगा। अगर बच्चा अगर नहीं रोता है बर्थ पे तो उसका ब्रेन डैमेज होने के चांस रहते हैं। अच्छा। तो इमीडिएट ट्राई तो बहुत मस्ट है। एज ए पेडिशन हम वो क्रैश होने के लिए, मतलब वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बच्चे की फर्स्ट ट्राई। उसका मतलब हम रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरा, बच्चा की ब्रीथिंग कैसा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, रेस्पिरेट तो ठीक है। फिर उसका हाइट देखना है, वेट देखना है ना, अखबार स्कोर होता है जो बच्चे की वेलबींग दिखाता है, वो देखना है। उसके बाद बच्चे ने यूरिन पास किया नहीं किया है, पोटी पास करी नहीं करी, एक बार कर लेना चाहिए 24 आवर्स में, इसका मतलब बच्चा ठीक है। उसके बाद हम उसका कोड केयर करते हैं और इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग, इतना जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करना। अच्छा, 4th ट्राइमेस्टर का कॉन्सेप्ट क्या है नया? ये मॉडर्न पेरेंटिंग में ये नया कंसेप्ट आया है। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 ट्राइमेस्टर तो हमारे प्रेगनेंसी का होगा 9 महीने, उसके बाद 3 महीने और हमें बच्चे को और एक्स्ट्रा केयर करना होता है। एक्चुअली बच्चा जब अंदर से आ रहा होता है बाहर, जो 9 महीने के बाद जब बाहर आता है तो वो एडजस्ट करने में उसको टाइम लगता है। तो पेरेंट्स को भी टाइम लगता है, बच्चे को भी उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो वो 4 ट्राइमेस्टर्स को बोल सकते हैं। तो उसमें पेरेंट्स को भी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, बेबी को भी एडजस्ट होने में टाइम चाहिए।
तो जैसे बच्चा अंदर दिन में सो रहा होता है, रात में जाग रहा होता है माँ के अंदर, तो जब वो बाहर आएगा तो वो एक तो ज्यादा कराया करेगा, दिन के समय वो जागे सोएगा और रात को जागता रहेगा। तो ये पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, रात में जागना होता है, तो एक्सेस कराया करता है। न्यूबॉर्न बेबी कितना सोता है? न्यूबॉर्न में भी स्टार्टिंग 16 से 18 घंटे सो सकता है। ओके। बस ये है कि स्ट्रेच में नहीं सोता है, बीच में उठ जाते हैं, बट 18 घंटे तक सो सकता है न्यूबॉर्न बेबी। उसके बाद धीरे धीरे एज बढ़ती है, थोड़ा कम होता है। आजकल बच्चे अगर खाना नहीं खाते तो पेरेंट्स उनको फोन दे देते हैं। नहीं, ये बहुत ही गलत हैबिट है। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, आपने अगर मोबाइल दिया, तो ये उसका एक साइकिल बन जाएगा। उसको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने खाना नहीं खाया, मैंने जिद करी तो मुझे मोबाइल मिल गया, तो वो हर नेक्स्ट टाइम वही करेगा। बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, तो वो उस चीज को कैच कर लेंगे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोबाइल दे दिया है, तो नेक्स्ट टाइम भी वही चीज डिमांड करेगा। तो अगर बच्चा खाना नहीं खाता है तो आपको एज ए पेरेंट्स आपको काम रहना चाहिए, आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहिए, उसकी वो डिमांड पूरी नहीं करनी चाहिए, उसको फिर से खाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। अभी नहीं खाएगा, 2 घंटे बाद भूख लगेगी, फिर से खाएगा। पर अब ऐसे अगर 1 वीक तक फॉलो कर लेंगे तो बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि मुझे ऐसा करने से मोबाइल नहीं मिलेगा। और उसको हम फिर समझा सकते हैं जैसे शाम को हम बच्चे से बात करते हैं कि देखो बेटा, मैंने मोबाइल इसलिए मना किया क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, ये आपको नहीं करना। तो वो समझेगा उस बात को। ओके, तो आप क्या ऑल्टरनेटिव्स दोगे जिससे मोबाइल पेरेंट्स खाना खिला सकते हैं बेसिकली? उसके लिए आप इंटरेक्शन, आप बच्चे को खाने की जो प्रोसेस होती है स्टार्टिंग से उसको इन्वॉल्व करिए। जैसे आप क्या खाना बना रहे हैं, तो सब्जी को दिखाने से लेके बनाने से लेके उसको लिटिल शेफ बना दीजिए, तो वो देखेगा क्या क्या सब्जी है, वो उसका हाथ लगाकर टच करेगा, तो उससे उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, उसका क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। दूसरा, जब अपन खाना देते हैं तो हम खुद हाथ से नहीं खिलाएं, उसको खाने दे, उसको टच करने दे, उसको टेक्सचर को फील करने दे, उसको गिरने दे। हमारे इंडियन कल्चर में ऐसे होता है, थोड़ा सा भी गिरा हम कपड़ा लेके साफ कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं होता, वो खाना रख देते हैं, बच्चा खाता रहता है, पूरा स्पिल करेगा, पूरा गंदा करेगा। तो ये अच्छी हैबिट होती है, इससे क्यूरियोसिटी, खाने का कलर, टेक्स्ट, उसका टेस्ट कैसा होता है, उसका टच कैसा होता है, ये बच्चा फील करता है। हमारे खाने की प्लेट कलरफुल होनी चाहिए, मतलब अंदर खाना अलग अलग कलर का रखें तो उसको बच्चे को इंटरेस्ट आएगा। और इंटरेक्टिव, कलरफुल चीजें से हाँ, ब्रेन डेवलप होता है। हाँ, उससे होता है, और उसका बच्चे का इंटरेस्ट भी होता है। जैसे आपने फ्रूट्स रख दिए, कुछ सलाद रख दी, तो प्यूरी रख दी, तो अलग अलग कलर दिखेगा उसको। अच्छा, इसलिए प्ले ग्रुप्स और ये सब कलरफुल कलर से उसका ब्रेन एकदम से स्पार्क एक्टिव होता है। बस ब्राइट कलर्स, वाइब्रेंट कलर्स। कॉलिक क्या होता है और इस सिचुएशन में पेरेंट्स को? कॉलिक एक्चुअली बहुत पैनिक करते हैं। वैसे ये 1 से 3 साल या काफी नॉर्मल होता है कॉलिक होना। कॉलिक का मतलब होता है कि एकदम सडन एक्सेसिव कराया करना बिना किसी रीजन, मतलब जो रीजन होते हैं जो बच्चा कराया करता है। सपोज बच्चा भूखा है, बच्चे को यूरिन पास कर दिया, या बच्चे को कुछ पेन हो रहा है, ये सब नहीं है अपने पास, लेकिन बच्चे ने एकदम सडन रोने लग गया है, और 3 दिन से ज्यादा रोता है, 1 वीक में 2 वीक से ज्यादा हो चुका है उसको, लगातार 3 घंटे से ज्यादा रोता है एक दिन में, 3 दिन से ज्यादा हो चुका है उसको 1 वीक में। इस तरह 2 वीक अगर हो जाते हैं, रूल ऑफ 3 बोलते हैं हमारे इसमें, रूल ऑफ 3 एक वर्ड होता है। इस तरह से हम 3 आवर्स पर डे से ज्यादा, 3 डेज पर वीक से ज्यादा, या 2 या 3 वीक्स तक ऐसा होता है विदाउट एनी रीजन सडन, तो ये होता है। जनरली ये इवनिंग टाइम में होता है कॉलिक, ये नॉर्मल होता है। बच्चे को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा गैस से एब्डोमेन होता है, तो ये हम जब टमी टाइम देते हैं, थोड़ा उसको कंफर्ट कराते हैं, उसको कंसोल करते हैं, तो ये हो जाता है ठीक। बस अगर लेकिन साथ साथ अगर कभी वोमिटिंग हो या बच्चा लगातार होता रहे, फीवर भी है साथ में, तो हमें थोड़ा सा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। खाना खिलाने के बाद बच्चों को बर्प लेना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या बेनिफिट्स है और क्यों करना चाहिए? बर्पिंग जरूरी है। नहीं तो क्या होता है कि कई बार बच्चे उसको जो वोमिट करते हैं, तो जैसे छोटे बच्चे न्यूबॉर्न बेबी है, तो हम अगर उसको बर्फ नहीं करेंगे तो वो वोमिट करेगा, और वोमिट करते करते कभी कभी वो एस्पिरेट कर जाता है, क्योंकि हमारी फूड पाइप और विंड पाइप दोनों बहुत पास होती है, बहुत छोटी सी होती है। तो छोटा बच्चा जो उसको रिफ्लेक्स इतने नहीं होते हैं इम्प्रूव, तो वो बंद नहीं कर। हम जब खाना खाते हैं तो हमारी विंड पाइप बंद हो जाती है, जब सांस लेते हैं तो वो बंद हो जाता है। छोटे बच्चे में ऐसा हो नहीं पाता है, तो जब वो वोमिट करते हैं, रिग्रेट करते हैं, तो वो उसके गले में फंस सकता है या उसका एक्सप्रेशन हो सकता है। आप फर्स्ट टाइम मॉम्स जो है उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम मॉम्स के लिए बोलूंगा कि आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। 9 मंथ आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपने बहुत अच्छा जर्नी करी है। बहुत ही मुश्किल था, बहुत टफेस्ट टास्क होता है पूरे वर्ल्ड में, बेबी डिलीवर करना, बेबी को रखना और डिलीवर करना। तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करें। आपको परफेक्ट नहीं बनना है। आजकल ये ऐसे होता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बहुत गिल्ट रहता है उनको कि मैं ये नहीं कर पाई, या ये नहीं कर पाई, क्या बच्चा मेरा सही है, या ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। केयर करें, बट बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि वो अगर अपना ख्याल नहीं रखेगी तो वो बेबी का भी ख्याल नहीं रख पाएगी। तो खुद को भी रेस्ट करना है, खुद को भी खाना पीना अच्छा खाना है, उसके साथ बेबी केयर करना है, प्लस फैमिली को भी उसका साथ देना चाहिए मदर का, ताकि वो खुद का केयर कर पाए। ओके, पेरेंटिंग में फादर का क्या रोल होता है? फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेंटली फादर का मतलब ये नहीं, फादर जैसे जनरली हम इसे सोचते हैं कि मदर का मतलब बेबी का बर्थ देना है, फादर का मतलब जो अपना अर्निंग होता है उसके लिए करना है, ऐसा नहीं है। दोनों पेरेंट्स हैं, दोनों का इक्वल रोल है, तो फादर का रोल भी जरूरी है। फादर मदर को सपोर्ट करेंगे, जैसे वो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट दे सकते हैं, जैसे कंगारू मदर केयर होता है वर्ड, जैसे कंगारू फादर केयर होता है, उससे बॉन्डिंग अच्छी होती है। जब भी फादर अपने बेबी के केयर में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें उस बेबी के बॉन्डिंग ऐसा देखा गया है, साइंटिफिक स्टडी है, उस बच्चे की जो डेवलपमेंट है या उसका जो भी एक्टिविटी वो बेटर होती है उस बाकी बच्चों के बनिस्बत। तो फादर का रोल काफी इंपॉर्टेंट है, इमोशनली भी है
और हर तरह से है इसका। फादर क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं? सबसे मेन तो मदर को सपोर्ट करें, ड्यूटी शेयर करें। जैसे माँ को रात भर जागना है, दिन में भी जागना है, तो रात को थोड़ा वो जगह बेबी को जब माँ फीडिंग करा ले। जनरली क्या होता है, हर चीज माँ के ऊपर डाल दी जाती है हमारे इंडियन कल्चर में। दूध भी वो पिलाएगी, ये भी वो सब वो करेगी। ऐसा नहीं है, जब दूध वो पिला ले तो आप बेबी को आप ले लो, बर्फिंग आप करा लो, कभी अगर उसको स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट देना आप कर लीजिए। तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको टाइम पे खाना ला के देना है, उसको रेस्ट करने देना है मदर को, ये सब फादर कर सकते हैं। ओके, जो बेबी का टीथिंग वाला फेस होता है वो इतना पेनफुल क्यों होता है और उस टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए? टीथिंग यूजुअली 1 से 1.5 महीने में चालू होता है। तो उसमें क्या होता है कि मसूड़े से जो दांत बाहर आना चालू होता है, तो उस समय थोड़ा सा सूजन स्वेलिंग होती है मसूड़ों में, उस इरिटेशन होता है, तो उससे बच्चे को थोड़ा सा इरिटेशन या स्वेलिंग या दर्द होता है, तो वो बच्चा रोता रहता है या हर चीज मुंह में लेता है। हर चीज मुंह में लेने से थोड़ा उसको सूथिंग इफेक्ट होता है। तो इस स्टेज में हम थोड़ा सा काम है, और ये ग्राई वाटर, ये वो चीजें आती है कि ग्राई वाटर देने से ऐसा होता है, अच्छा होता है, ऐसा नहीं देना, उससे शुगरी वाटर होते हैं वो नहीं देना है हमें कुछ नहीं करना है। ये एक नॉर्मल फेस है, बिहेवियरल पैटर्न है, ये चला जाएगा कुछ टाइम में। तो एक तो हमें उसको फीडिंग कराना है, दूसरा उसको कंसोल करना है। कोई भी कपड़ा है उसको थोड़ा ठंडा करके या ठंडे पानी में डिप करके उसको मसाज कर सकते हैं। ये कुछ टाइम में चला जाएगा, टेम्पररी फेस है। एक ऐसी कॉमन मिथ जो आपने सुनी हो, जो बड़े लोग बोलते हैं लेकिन वो मेडिकली ट्रू नहीं है पेरेंटिंग के लिए? मिथ तो बहुत सारी है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ के कंटेस्ट में देखें, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनको ये कान में और नाक में ऑयल डालते हैं। माँ के दूध के अलावा गाय बकरी का दूध पिलाते हैं, तो वो ऑयल शहद डालना चटाना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल वो नुकसान करता है उससे। क्या शहद चटाते हैं। डिसएडवांटेजेस है उसके? एक्चुअली कान बहुत सेंसिटिव है, ईयर मेम्ब्रेन है, तो अंदर जाके इन्फेक्शन करेगा, फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। नाक में भी डालना, हमारे एयरवे होता है उसका, वो ब्लॉक होगा, उसको सिक्रेशंस वहाँ जम जाएंगे तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा बहुत सी चीजें होती है, शहद चढ़ाते हैं 6 मंथ से पहले, तो वो भी नहीं करना है। 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। इसके अलावा कई बार हम गांव में हम देखेंगे, यहाँ पेरिफेरी विलेजेस में, तो कभी बच्चा बहुत रो रहा होता है या निमोनिया होता है, तो वो ऐसे गरम क्रोस, आपने देखा होगा, गरम लगवा देते हैं, क्रोस कर देते हैं, उनको ऐसा मान्यता है उससे वो बच्चा ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं। इसके अलावा कभी स्नेक बाइट में भी वो झाड़ फूक करते हैं, तो वो सब अभी देखा है मैंने बच्चा कि वो स्नेक बाइट को लेके बैठे थे 10 घंटे तक, तो वो बच्चा फिर वो बचा नहीं पाया उसको। बेबीज को डायपर्स कब छुड़वाने चाहिए, और डायपर्स कितना सेफ है बेबी के लिए? डायपर्स अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज करें तो सेफ है, क्योंकि अगर पूरे टाइम डायपर नहीं भी पहनाएंगे तो भी बच्चा इरिटेबल होगा, बार बार पोटी करता है, गिला होता है, तो वो डिस्टर्ब होगा। डायपर्स का एक ही ध्यान रखना है कि 3 से 4 घंटे में चेंज करना होगा, चाहे वो उसने यूज पोटी करी है या गिला किया है नहीं किया है, तो भी चेंज कर लेना चाहिए। उससे क्या स्किन रैशेस नहीं होते। जब भी गिला करता है, जब भी पोटी करता है, तो हमें चेंज करना है। डायपर सेफ है बेबी के लिए? सेफ अगर लगातार यूज करना सेफ नहीं है। जहां तक हो सके आप कॉटन वाला अगर नेपी यूज करते हैं तो अच्छा रहेगा, लेकिन कभी कभी हमें करना पड़ता है बस। लेकिन मिनिमम यूज करें, कम से कम यूज करें, और साथ में हम ऑयल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल उसको यूज करने के, और जिंक ऑक्साइड वाली जो भी क्रीम होती है वो यूज करने से रेस नहीं होगा। ये जब भी हमें रेसेस हो जाए बच्चे को, उस समय हम डायपर यूज बंद करना होगा। कब छुड़वाना चाहिए डायपर बच्चे? जब भी बच्चे पोटी ट्रेनिंग चालू हो जाती है, 2 या 3 साल के आसपास छुड़ा देना चाहिए। इस टाइम पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स के लिए? 2 से 3 साल में, हाँ। एक तो 2 से 3 साल में बच्चा चलना फिरना चालू कर देता है ना, वो एक्सप्लोर करता है चीजों का, तो उसको सेफ्टी देखना होगा, एक्सीडेंट नहीं, ट्रॉमा नहीं हो, कहीं गिर नहीं जाए बच्चा। इसके अलावा वो हर चीज खाना भी चालू करता है, तो वो भी देखना है कि कोई अन्य चीज पॉइजनिंग नहीं हो जाए, उसको कोई मेडिसिन ना खा ले या कोई अन्य डेंजरस चीज वो नहीं खा ले। इसके अलावा पोटी ट्रेनिंग करते हैं हम, इसको सिखाना होता है कि खाना खाने के बाद वहाँ पोटी के लिए बैठना है, तो वो ट्रेनिंग चालू होती है। ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा हमें सबसे मेरे साथ एक्टिव प्ले सब करना है, मदर और फादर को साथ में उसका इंटरेक्शन करना है, क्योंकि 2 से 3 साल ब्रेन डेवलपमेंट का एक एक्टिव फेज होता है। तो जितना हम टाइम बच्चे को देंगे इस समय, बच्चा उतना अच्छा सीखेगा। और ऐसे क्या कॉमन चाइल्डहुड ट्रॉमास देखे आपने? क्योंकि मोस्टली बोलते हैं ऐसा कि बचपन का ट्रॉमा आपके पूरी लाइफ लॉन्ग साथ रहता है, तो कॉमन कुछ ट्रॉमा? हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जैसे पेरेंटिंग जो स्टाइल होती है, जैसे मान लो घर पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, बच्चे के सामने हम शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तेज बोल रहे हैं, या किसी को मार रहे हैं, वो सब देखता है उसको जो डेवलपिंग ब्रेन है उस पर वो चीज इफेक्ट डालती है। फिर उसको गलत तरीके से ले लेता है। दूसरा, मदर फादर में अगर मदर कुछ एक चीज बोल रही है कि ये नहीं करो, फादर बोल रहा है ये करो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ही तरह रहना चाहिए दोनों को। ये इस जो डेवलपिंग फेज है ब्रेन का, इसमें हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ओके, समर में बच्चों को लूज मोशन ज्यादा लगते हैं, ये किस रीजन से? इसमें क्या रहता है, समर के टाइम पे जो टेम्परेचर चेंज होता है, उस वक्त जो भी वायरल लोड होता है, ये सब बढ़ जाता है एकदम से, जो भी कीटाणु बोल सकते हैं उस समय। दूसरा, चीजें जल्दी खराब भी होती है, खाने पीने चीजें होती है, ज्यादा टाइम तक बाहर पड़ी रहती है, वो सब खराब भी होती है। उस समय टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, या जो वायरल लोड या जो भी कीटाणु होता है, उसका एक्सपोजर बढ़ जाता है, उससे खाने पीने चीजें खराब होती है। पेरेंट्स को इस टाइम पे किन उस समय पे हमें बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए, पानी उबाल के साफ पानी पीना चाहिए, बहुत टाइम तक रखा हुआ खाना घर पे भी नहीं खाना चाहिए जो काफी टाइम से रखा हुआ है। कुछ भी अगर ऐसी इशू होता है, फीवर होता है, डायरिया होता है, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जनरली समर में डायरिया ज्यादा होता है, लूज मोशन डायरिया ज्यादा होता है। ओके, डिहाइड्रेशन। हाँ, तो फिर डायरिया से भी डिहाइड्रेशन होता है। एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा सुना है कि बेबीज काफी गुड स्विमर्स होते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जब मदर के अंदर, वोम के अंदर इम्यूनिटी फ्लूइड भरा होता है, उसी फ्लूइड के अंदर बच्चा रहता है।
उसी में वो फ्लोट करता है, स्विमर नहीं होता है एक्चुअली, वो फ्लोट करता है। तो जब बच्चा डिप, जब वो उसका मुंह जब फेस जब डिप कर रहा होता है उस फ्लूइड के अंदर, तो उससे हार्ट रेट में वेरिएशन आता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे स्विमर जो होते हैं वैसा होता है। एक्चुअली वैसा नहीं है, वो तो फ्लोट कर रहा है, स्विम नहीं कर रहा है, एक्टिव स्विमिंग नहीं कर रहा है, तो वो स्विमर नहीं बोलेंगे, हम उसको फ्लोट करना बोलते हैं। तो क्या न्यूबॉर्न बेबी को स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करना ओके है? नहीं, न्यूबॉर्न को तो नहीं। 1 साल के बाद वो थोड़ा थोड़ा उसका आप उसको वाटर से इंटरेक्ट करना चालू कर सकते हैं। 3 साल के बाद आप स्विमिंग क्लासेस से वो ज्वाइन करा सकते हैं। 3 years तक 3 नहीं इयर्स, हाँ, करना। 3 इयर्स के बाद। लेकिन उसके पहले आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, हल्का हल्का वाटर से उसका इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उसको थोड़ा प्ले करा सकते हैं, बस स्विमिंग 3 इयर्स के बाद। अगर बच्चा मोबाइल से कंप्लीट एडिक्ट हो जाए तो टर्न की मेथड वर्क करता है? ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट वाला मेथड है कि एकदम से आप मोबाइल बंद कर दो, तो इसमें थोड़ा इश्यू हो सकता है कि बच्चा एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं करे या टेंट्रम थ्रो करे। इसकी वजह हम बैलेंस मेथड यूज कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा टाइम, जैसे आज फॉर एग्जांपल आज 2 घंटे देख रहा है बच्चा, तो उसको आप 1.5 घंटा कर 1.5 आवर कर लो, फिर उसके बाद 1 आवर करो, इस तरह से उसको विन कर सकते हैं स्लोली करके, तो उसको समझाते हुए, वो ज्यादा बेटर है बैलेंस तरीका। और दूसरा, हमें साथ साथ सिर्फ हटाना, सिर्फ मोबाइल छीनना सोल्यूशन नहीं है, हमें उसको अल्टरनेटिव देना होगा कि हम सब साथ खेलना होगा, इंटरेक्शन करना होगा, आउटडोर एक्टिविटी करनी होगी, तब बच्चा उसको पॉजिटिव वे में लेके मोबाइल छोड़ सकता है। कौन से ऐसे नॉन इमरजेंसी और इमरजेंसी कंडीशंस होती है जब पेरेंट्स को डॉक्टर को विजिट करना चाहिए? इमरजेंसी साइंस जिसमें हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे बच्चा, छोटे बच्चे में बहुत इजीली है कि बच्चा डल है, लेथार्जिक है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अब बच्चे को आप टच करो या क्लिक करो, वो बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो वो इसका मतलब बच्चा लेथार्जिक है। दूसरा, बच्चे को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, सांस तेज ले रहा है, निमोनिया के साइन लग रहे हैं, यहाँ चेस्ट में खड्डा, रिट्रैक्शन होता है। तीसरा, सीवियर डिहाइड्रेशन, जिसमें बच्चा पूरा लेथार्जिक हो जाता है, सीवियर डिहाइड्रेशन साइन, स्किन पिंच बहुत डिले हो जाती है, आई बहुत संकन हो जाती है ना। इसके अलावा उसको कन्वर्जन आ रहे हो, हाई ग्रेड फीवर हो, बार बार पर्सिस्टेंट वोमिटिंग हो रही हो, ये साइन हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ कुछ बच्चों के बाय बर्थ स्पेक्स होते हैं, लाइक 3-4 इयर्स से मोस्टली, तो वो क्या जेनेटिकल प्रॉब्लम है? जेनेटिकल कम होता है, बट आई साइड वीकनेस से न्यूट्रिशन का भी एक रिलेशन है इसमें, जेनेटिक प्लस न्यूट्रिशन दोनों होते हैं इसमें। ओके, डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? डाउन सिंड्रोम एक्चुअली एक जेनेटिक कंडीशन है, डिसीज नहीं है। तो इसमें 21st जो क्रोमोसोम है 21 नंबर पे, उसका ट्राइसोमी हो जाती है। नॉर्मली 2 वेरिएशंस होते हैं, तो एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसमें आ जाता है, तो 46 की जगह 47 क्रोमोसोम बन जाते हैं। उस वजह से बच्चे का थोड़ा ब्रेन डेवलपमेंट और बॉडी का डेवलपमेंट थोड़ा डिले होता है। हाउ इज डाउन सिंड्रोम डिफरेंट फ्रॉम ऑटिज्म? नहीं, ऑटिज्म के क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे, नॉर्मल क्रोमोसोम जो रहते हैं वही रहते हैं, इसमें 47 क्रोमोसोम रहते हैं, और जेनेटिकली दोनों डिफरेंट है। ऑटिज्म में बच्चा बाकी सब चीज ठीक होती है उसकी, बस वो सोशल इंटरेक्शन उसका बहुत कम होता है, लैंग्वेज डिले होता है, वो आइसोलेट रहना चाहता है। और इसमें डाउन सिंड्रोम में थोड़ा अलग है, डाउन सिंड्रोम में मेनली जेनेटिक कंडीशन है। ओके, तो अगर कोई डाउन सिंड्रोम किड है तो उसका पेरेंटिंग के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? पेरेंटिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें हमें उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना होगा, और पेरेंट्स को भी कुछ चीज सीखनी होती है। डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा स्पेशल बच्चा होता है, तो उसको ऐसा नहीं सोचे कि ये बच्चा ऐसा नेग्लेक्टेड है, ऐसा नहीं है। पेरेंट्स को बच्चे के लिए या सोसाइटी और फ्रेंड्स सबको मिलकर हमें अच्छे से केयर करना चाहिए। बच्चा थोड़ा स्लो लर्नर होता है, बट बराबर सीख लेता है। बहुत से बच्चे अभी डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, कोई फोटोग्राफर है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, पैरा ओलंपिक में भी खेल चुके हैं। एक बच्चे का तो मैंने सुना है कि उसने कुछ 1-2 अपनी स्टार्टअप भी खोल रखे हैं, तो ये अच्छा करते हैं, बट हमें थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा, सपोर्ट बहुत जरूरी होता है इसमें। दे आर कॉल्ड स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल चाइल्ड। तो ये जो स्पेशल चाइल्ड केयर यूनिट्स होती है एंड स्कूल्स होते हैं, वो अच्छे रहते हैं? हाँ, उनमें भी कर सकते हैं। दूसरा, हमें इसमें एक रेगुलर स्क्रीनिंग भी करना होता है। बच्चे को कुछ चीजें हो सकती है, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को कभी हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं, सबको नहीं होते हैं, कोई ईयरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, या विजन प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये चीजें स्क्रीन करते हैं तो टाइमली हम इंटरवेंशन कर सकें। तो ऐसे बच्चे अभी आज की लेटेस्ट हम देखें तो मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से लगभग जो 80% बच्चे जो एडल्ट हो जाते हैं, उनमें से 60 ईयर्स की एज क्रॉस कर रहे हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, 60 ईयर्स तक क्रॉस कर रहे हैं। इवन 20-25 साल तक आते हैं तो अपना खुद का जो भी कर रहे हैं, कर पा रहे हैं। डाउन सिंड्रोम्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और कब तक पता चलता है? सिम्टम वैसे बेसिकली ये प्रेगनेंसी में पता चल जाता है, जो हम सेकंड ट्राइमेस्टर में, ये जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 3rd मंथ में जो एंटी स्कैन करते हैं या डबल मार्कर करते हैं, उसमें हमें पता चल जाता है कि डाउन सिंड्रोम हो सकता है। और उसके बाद अगर उस वक्त नहीं किया हमने, तो उसके बाद जब डिलीवरी पे, जो बर्थ पे, बेबी का जो फेशियल अपीयरेंस है वो स्पेशल होता है, बहुत क्यूट बेबी दिखते हैं, राउंड फेस होता है, आई थोड़ी सी उसके ऊपर होती है, नोज फ्लैट होता है, ये सिंगल लाइन होती है पाम में, तो ऐसे बहुत डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं जो आप इजीली देख के पहचान सकते हैं कि डाउन वाला बच्चा है। इसमें ये सिम्टम्स हो गए, और ये कब पता चलता है? वही में जैसे प्रेगनेंसी में भी आप बता सकते हैं स्कैन करके, इसमें अगर एंटी स्कैन करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने ऐसा भी सुना है कि बेबी तो नॉर्मल हुआ था, बट 3-4 इयर्स बाद उन्होंने चलना ही नहीं सीखा। ही इज अ स्पेशल नीड चाइल्ड, ऐसा नहीं, वो तभी होता है जब उन्होंने पहले स्कैन नहीं कराया हो। नॉर्मल स्कैन में नहीं आता, ये एंटी स्कैन या टारगेट स्कैन में ही पता चलता है, या बर्थ होने के बाद
सारे फीचर्स देखते हैं, कभी कभी सारे फीचर्स होते भी नहीं है, तो वो जब दिखाने आते हैं 1-2 साल बाद जब देखते हैं तब मालूम पड़ता है वो डाउन सिंड्रोम है। पर डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा चल तो लेता है, थोड़ा लेट चलता है, मसल टोन थोड़ी वीक होती है। बेसिकली मैंने एक बच्चा देखा है जिसका कोई सिम्टम्स नहीं थे पहले, हम्म। 4 ईयर तक वो चलना नहीं सीखा है, नाउ ही इज 17 ईयर्स, अभी तक वो चल नहीं पाता है एंड उसको लर्निंग भी बहुत स्लो है। नहीं, कभी कभी वो जब बर्थ के टाइम पे अगर प्रॉपर क्राई नहीं हुआ तो उससे भी हो सकता है, जैसे डेवलपमेंट डिले होता है उनमें, वो वाली कंडीशन भी हो सकती है। कभी कभी बच्चे का डेवलपमेंट रिग्रेशन भी होता है, कुछ कंडीशन होती है ऐसी। आजकल पेरेंट्स बेबीज को मिल्क भी नहीं देते, काउ मिल्क एंड बफेलो मिल्क जो आ गया, तो वो हेल्दी नहीं होते हैं। 1 साल तक तो नहीं देना चाहिए, 1 साल के बाद आप दे सकते हैं, अच्छे से उसको बॉईल करके पास्चराइज कर बॉईल करके आप दे सकते हैं 1 साल के बाद। 1 साल के पहले तो अवॉइड करना चाहिए। क्या मिल्क से कफ डेवलप होता है? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं होता, होता। हेल्दी होता है बेबी के लिए। हाँ, 1 साल के बाद आप दे सकते हैं, बॉईल कर अच्छे से बॉईल होना चाहिए, दे सकते हैं। टेंट्रम्स ये प्योरली बिहेवियरल होते हैं या पेरेंट्स को किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब बच्चा टेंट्रम शो कर रहा हो? टेंट्रम बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, टोडलर्स होते हैं, वो ज्यादातर ये वाला शो करते हैं। Okay. और कुछ टाइम बाद 4 से 5 साल बाद ये अपने आप चले जाते हैं। टेंट्रम्स में बच्चा जिद कर रहा होता है, उस समय हमें क्या सबसे मेन जो चीज है, पेरेंट्स को एकदम काम रहना चाहिए। आपने देखा होगा बच्चा एकदम जिद करके लेट जाएगा, कहीं भी लेट जाएगा, वो कुछ चीज मांग रहा होगा, उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस एक तो बच्चे के आसपास सेफ्टी देखना है, वहाँ खड़े रहना है, उसको देखना है और वहाँ एकदम अपने आप को काम रखना है। उसकी चीज को डिमांड को पूरी नहीं करना है। जैसे आपने डिमांड पूरी करी तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये हमें करना है बार बार। तो उसके बाद जो बच्चा देखेगा कि ये डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो उसको फिर वो समझेगा, वो फिर अपने आप चुप हो जाएगा। तो उनका फिर हम उसको ब्रेन समझा वैसे सकते हैं। डेवलप हो जाता है। क्या होता है कि बच्चा 1 से 3 साल का बच्चा डेवलपमेंटल फेज में ब्रेन होता है उसका, तो उसका इमोशनल ब्रेन ज्यादा डेवलप हो रहा होता है और इमोशनल ब्रेन थोड़ा सा कम, वो डिसाइड नहीं कर पाता है कि ये क्या है, क्या हो रहा है। तो टेंट्रम के टाइम पे हमें बिल्कुल काम रहना है और उसकी डिमांड को पूरा नहीं करना है, और उसके बाद तो समझाना है उसको। और क्या ऐसी 3 मिस्टेक्स जो आजकल आप देखते हो पेरेंटिंग में? इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बिफोर 6 मंथ, 6 महीने तक आपको दूध के अलावा कुछ नहीं पिलाना, माँ के दूध के अलावा। यहाँ पे काफी गलती होती है कि बाहर का पिला लिया, ये पिला लिया, पानी पिला लिया, घर में आएगी तो पानी पिला देंगे या शहद पिलाया। आफ्टर 6 मंथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना है, वीनिंग चालू करना है। इसमें भी हम गलती करते हैं, पहले प्रॉपर दूध नहीं पिला रहे, उसके बाद हम कंटिन्यू दूध पिलाते रहते, खाना नहीं खिलाते हैं। तो दोनों ही चीजें बहुत ध्यान रखना है यहीं पे, क्योंकि हमारा जो बेबी का डेवलपमेंट है 1 साल में हो जाना है। तो जब वो 6 महीने के बाद खाना चालू नहीं करेंगे टाइम पे, वो भी ब्रेन का डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। विद ब्रेस्ट मिल्क आपको वीनिंग चालू करना है और प्रॉपर खिलाना है। वाटर कब स्टार्ट कर सकते हैं? आफ्टर 6 मंथ का 6 मंथ के पहले मदर फीड और 6 मंथ के बाद मदर फीड प्लस जो हम खाना चालू करते हैं। अगर इतना भी कर लेंगे तो बच्चे के लिए 1 साल काफी इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी बेबी को ग्रो करने के लिए कुछ टिप्स? 6 महीने तक तो हमें ब्रेस्ट फीड कराना है, फिर ब्रेस्ट के साथ खाना चालू करना है ऊपर का, प्लस हमें रिस्पॉन्सिव फीडिंग करानी है, साथ में बैठ के खाना खिलाना है और उसके साथ इंटरेक्शन करना है। आपको टाइम देना पड़ेगा बच्चे को, उसके साथ खेलना होगा, उसको सुनना होगा, तो हमें टाइम देना होगा डेली, कम से कम दोनों पेरेंट्स को, ज्यादा नहीं तो कम से 1 घंटा अलग से देना चाहिए बच्चे को। मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी, उसका उसमें गिफ्ट हैम्पर मिलता है। हाँ बिल्कुल। हनी बेबी को कब देना चाहिए? अगेन हनी आफ्टर 1 ईयर ओनली। उसमें बोटुलिज्म जो टॉक्सिन होता है ना बेटे, उसका चांस रहता है इन्फेक्शन होने का। पिलो बेबी को कब यूज करवाना है? 2 साल के बाद। 2 साल। उसमें स्लीप एपनिया होने के चांस रहते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कितने मंथ? 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टिल 6 मंथ। उसके बाद भी कंटिन्यू करना है। 1 साल तक तो आप तो दे सकते हैं खाने के साथ, 2 साल के बाद छोड़ देना चाहिए ताकि बच्चा खाने पे ध्यान लगे। काउ मिल्क कब स्टार्ट करना चाहिए? आफ्टर 1 ईयर। बेबी को पानी कब पिलाना चाहिए? अगेन आप आफ्टर 6 मंथ, अप टू 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। उसी ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क भी, उसी दूध में पानी भी है, 70% पानी होता है उसमें। इम्यूनिटी के लिए कुछ बेस्ट सुपर फूड? ऐसा कुछ सुपर जो भी हमारा घर का फूड बना हुआ फूड है, इसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, दाल है, ये इस तरह का अगर हम होममेड फूड खाएंगे तो इसमें इम्यूनिटी अच्छी बनेगी। मल्टी विटामिन पाउडर सेफ है बेबी के लिए? नहीं, पाउडर की जरूरत नहीं है। वही मैं अगेन अगर हम दाल खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो किसी भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। हाइट कैसे बढ़ेगी? हाइट जेनेटिक प्लस न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है, तो जो पेरेंटल हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग बच्चे की हाइट बढ़ती है। पी का ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करना चाहिए? फॉर पी 1 ईयर एंड फॉर पू आफ्टर 3 ईयर। फीवर में नहाना चाहिए? यस, विद लुकवार्म वाटर। कोल्ड वाटर? लुकवार्म वाटर, कोल्ड वाटर नहीं। आइसक्रीम हेल्दी है या नहीं? हेल्दी तो नहीं है, बट अब बच्चे हैं, बचपना है उनका, तो कभी कभार ओकेशनली दे सकते हैं, कभी कभार। चॉकलेट? अगेन चॉकलेट भी हेल्दी तो नहीं है, बट कभी कभार, रेयरली कब से ओकेशन स्टार्ट में। करना चाहिए? आफ्टर 5 ईयर ओल्ड। एग्स? एग भी आफ्टर 1 ईयर। कभी कभी एग से एलर्जी होने के चांस रहते हैं, बट एग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो एग देना चाहिए 1 साल के बाद। एक्सरसाइज कब से स्टार्ट करवाना चाहिए? एक्सरसाइज तो आफ्टर 5 ईयर ओल्ड, बट वो जैसे हम जिम में जाकर करते हैं वैसे नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड जो खेल जो एक्टिविटी करते हैं वही गेम्स वाली एक्सरसाइज। घी देना चाहिए या नहीं? घी गुड सोर्स ऑफ फैट, गुड फैट है, घी देना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हैं, बट 1 साल के बाद देना चाहिए अगेन, क्योंकि कभी चोकिंग का प्रॉब्लम रहता है तो पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं, किसी मिला के। स्कूल स्टार्ट करने की राइट एज? आफ्टर 5 ईयर्स ओनली।
स्कूलिंग प्रॉपर स्कूलिंग, बट यू कैन प्ले स्कूल आप पहले से भेज सकते हैं, बट प्रॉपर जो हाँ, स्ट्रक्चर अभी लर्निंग 4 वाला होता है, इयर्स हो गया है मोस्टली, पहले 3 इयर्स था, 2.5 इयर्स में भी नहीं जाता था, 5 अभी इयर्स ही बेटर 4। है, क्योंकि उसके पहले वो बच्चे के ऊपर प्रेशराइज रहता है, तो उसको अनस्ट्रक्चर्ड प्ले करना है, सिर्फ आप उसको फोर्सफुली या पूरा समझा के वो नहीं होता है। 5 साल के बाद वो कर सकता है, उसके पहले उसको फ्री वाला गेम होना चाहिए, फ्री वाली पढ़ाई होनी चाहिए, मतलब उसको कोई प्लान नहीं हो। एक फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या देना चाहेंगे? जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। 6 मंथ के बाद हमें ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, घर का बना हुआ खाना, सेमी सॉलिड से स्टार्ट करते करते सॉलिड की तरफ जाना है। वैक्सीनेशन प्रॉपर करना है, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, किसी भी गलत अफवाह में ना पड़े। इंटरेक्शन पेरेंट्स को बच्चे के साथ 2 से 5 साल तक बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका होता है, तो उस समय हमें मैक्सिमम टाइम देना है, मैक्सिमम इंटरेक्शन करना है, उस समय ब्रेन डेवलपमेंट काफी अच्छा होता है। और सोशल मीडिया पे कम ट्रस्ट करना है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, मोबाइल यूज स्क्रीन टाइम को थोड़ा अवॉइड करना है, और फैमिली का सपोर्ट बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सर। तो ये था हमारा आज का एपिसोड पेरेंटिंग से रिलेटेड, और अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो या हमसे कुछ मिस हुआ हो पेरेंटिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम आपको क्वेश्चंस का आंसर दें। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।